आइए शुरू करते हैं बिजनेस स्कूल रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का अध्याय 2 भाग 1। अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। हेडिंग है, क्या आप मुझे अपने जैसा अमीर बनना सिखा सकते हैं? मैंने टीचर से पूछा। नहीं, मेरे बायोलॉजी के टीचर ने जवाब दिया। मेरा काम है ग्रेजुएट बनने में तुम्हारी मदद करना ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। परंतु अगर मैं नौकरी नहीं करना चाहूँ, अगर मैं अमीर बनना चाहूँ? मैंने पूछा। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? टीचर ने पूछा। क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मैं पर्याप्त धन और समय चाहता हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी किसी का कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन में जितने सपने हैं मेरी तनख्वाह के आकार के हिसाब से तय हों। यह बकवास है। तुम आलसी अमीरों के जीवन के सपने देख रहे हो। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे और तुम्हें अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलेगी, तो तुम अमीर नहीं बन सकते। टीचर ने कहा, अब अपने मेंढक के पास जाओ। अपनी दूसरी पुस्तकों और शैक्षणिक कार्यक्रमों में मैंने अक्सर 3 तरह की शिक्षाओं का उल्लेख किया है जो जीवन में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक है। स्कॉलस्टिक या अकादमिक प्रोफेशनल और फाइनेंशियल शिक्षा। स्कॉलस्टिक या अकादमिक शिक्षा। हेडिंग, यह शिक्षा हमें पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, खासकर आज की दुनिया में। व्यक्तिगत रूप से मैं इस शिक्षा में बहुत योग्य साबित नहीं हुआ। मैं अपने अधिकांश जीवन में सी स्टूडेंट रहा क्योंकि मेरी उन बातों में रुचि नहीं थी जो पढ़ाई जाती थी। मैं बहुत धीमे पढ़ता हूँ और मैं अच्छा नहीं लिखता हूँ। हालांकि पढ़ने की मेरी गति कम है, परंतु मैं बहुत अधिक पढ़ता हूँ। बस पढ़ने की मेरी गति कम है और मुझे अक्सर एक पुस्तक को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मैं उसे समझ पाता हूँ। मैं एक खराब लेखक भी हूँ, हालांकि मैं फिर भी लिखता रहता हूँ। विषय से हटकर मैं यह बता दूँ कि हालांकि मैं एक खराब लेखक हूँ, परंतु सौभाग्य से मेरी 6 पुस्तकें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और बिजनेस वीक की बेस्ट सेलर लिस्ट में आ चुकी हैं। जैसा मैंने रिच डैड पुअर डैड में बताया है, मैं एक बेस्ट राइटिंग अर्थात सबसे अच्छा लिखने वाला लेखक नहीं हूँ। मैं एक बेस्ट सेलिंग लेखक हूँ। इस क्षेत्र में मेरे अमीर डैडी की सेल्स ट्रेनिंग काम आई, हालांकि यह स्कूल में काम नहीं आई जहां नंबर दिए जाते थे। हेडिंग, प्रोफेशनल शिक्षा। यह शिक्षा आपको सिखाती है कि पैसे के लिए किस तरह काम किया जाए। मेरी जवानी के दिनों में बुद्धिमान बच्चे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट बनते थे। कई प्रोफेशनल स्कूल लोगों को मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन और ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनाना सिखाते हैं। अगर आप अपनी फ़ोन बुक के पीली पृष्ठों में शिक्षा या स्कूल के कॉलम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पन्ने ऐसे स्कूलों से भरे पड़े हैं जो लोगों को ऐसे प्रोफेशनल सिखाते हैं जिनसे उन्हें रोज़गार पाने के अधिक अवसर उपलब्ध हों। व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैंने शिक्षा के पहले स्तर यानी अकादमिक शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए मुझे डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसके बजाय मैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में गया जहां मैं शिप ऑफिसर बन गया। मैं शिप बेचा करता था, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स और द वॉल बोट टेलीविज़न कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले जहाज़ों की तरह के पैसेंजर लाइनर्स। ग्रेजुएशन के बाद चूंकि वियतनाम युद्ध चल रहा था, इसलिए शिपिंग उद्योग में नौकरी करने के बजाय मैं फ्लोरिडा के पेंसाकोला में चला गया, जहां मैंने यूएस नेवी फ्लाइट स्कूल में अध्ययन किया। मैं एक पायलट बन गया और मैंने वियतनाम में मैरीन कोर की तरफ से उड़ानें भरी। मेरे दोनों डैडियों का कहना था कि देश की रक्षा करना एक पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मेरे भाई और मैंने वियतनाम जाने के लिए अपने नाम स्वेच्छा से दे दिए। जब मैं 23 साल का हुआ तो मेरे पास 2 प्रोफेशनल थे, एक शिप ऑफिसर का और दूसरा पायलट का, परंतु मैंने ऐसे कमाने के लिए दरअसल इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। विषय से हटकर मैं सोचता हूँ कि यह विसंगति ही है कि मैं जिस प्रोफेशनल के लिए आज सबसे अधिक जाना जाता हूँ, यानी लेखक के प्रोफेशन के लिए, वह एक ऐसा विषय है जिसमें मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ था। फाइनेंशियल शिक्षा। यह वह शिक्षा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से
अपने लिए काम करवाया जाता है। यह तीसरे स्तर की शिक्षा और हमारे अधिकतर स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। मेरे गरीब डैडी का विचार था कि असली दुनिया में सफल होने के लिए इंसान को अच्छी अकादमिक और प्रोफेशनल शिक्षाओं की ही ज़रूरत होती है। परंतु मेरे अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल शिक्षा कमज़ोर है तो तुम हमेशा अमीरों के लिए काम करते रहोगे। richdad.com ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जो वही फाइनेंशियल शिक्षा दे सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। हमारे पास बोर्ड गेम्स कैश फ्लो 101, कैश फ्लो 202 और कैश फ्लो फॉर किड्स हैं जो मज़ेदार तरीके से उसी फाइनेंशियल शिक्षा और फाइनेंशियल मानसिकता को सिखाते हैं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखें। एक फाइनेंशियल विपत्ति। मेरे विचार से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में एक फाइनेंशियल विपत्ति आने वाली है। एक फाइनेंशियल विपत्ति जिसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा का सिस्टम विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी फाइनेंशियल शिक्षा नहीं देता है। जैसा हम सभी दुर्भाग्य से जानते हैं कि हमें स्कूल में ज़्यादा फाइनेंशियल शिक्षा नहीं मिलती, और मेरे विचार से यह जीवन की बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है कि पैसे को किस तरह से संभाला जाए और उसका कैसे निवेश किया जाए। हाल ही में मैंने करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट में खरबों डॉलर गंवाते देखा। निकट भविष्य में मैं एक फाइनेंशियल विपत्ति की भविष्यवाणी कर सकता हूं, क्योंकि 1950 के बाद पैदा हुए लाखों करोड़ों लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के पास मेडिकल केयर के लिए पैसा नहीं होगा। मैं अक्सर फाइनेंशियल सलाहकारों को यह कहते हुए सुनता हूं कि रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन के खर्च कम हो जाते हैं। यह फाइनेंशियल सलाहकार अक्सर आपको यह बताना भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भले ही आपके जीवन के खर्च कम हो जाएं, परंतु आपके मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि सरकार को उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। हालांकि मैं दिल से उनकी बात से सहमत हूं, परंतु मेरा फाइनेंशियल मस्तिष्क अक्सर सोचता है कि सरकार किस तरह लाखों लोगों की मदद कर पाएगी जिन्हें जीवन के अन्य खर्चों के साथ साथ मेडिकल खर्च की जल्द ही ज़रूरत होगी। 2010 तक 83 मिलियन बेबी बूमर्स की पहली खेप रिटायर होना शुरू कर देगी। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उनकी नौकरी के दिन समाप्त हो जाएंगे तो इनमें से कितनों के पास शेष जीवन के लिए पर्याप्त धन होगा, और अगर इन्हें जीवन रहने के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत होगी तो क्या दुनिया के युवा लोग बूढ़ों का खर्च उठाने के इच्छुक होंगे? मेरे विचार से यह अनिवार्य है कि हमारे स्कूल सिस्टम जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली शिक्षा बढ़ाने शुरू कर दें। अपने धन को किस तरह संभाला जाए और उसका निवेश किस तरह किया जाए, यह जानना निश्चित रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि मेढक का डिसेक्शन किस तरह से किया जाए। एक व्यक्तिगत टिप्पणी। मेरी पत्नी और मैं जीवन में बहुत जल्द ही रिटायर हो गए। बिना नौकरी, बिना सरकारी सहायता, बिना स्टॉक, बिना म्यूचुअल फंड के हमने स्टॉक या म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं लिया? इसका कारण है कि हमारे लिए यह बहुत जोखिम भरे निवेश हैं। मेरे विचार से म्यूचुअल फंड सबसे जोखिम भरे निवेश हैं, परंतु अगर आपके पास कोई औपचारिक फाइनेंशियल शिक्षा और अनुभव नहीं हो तो वे अच्छे निवेश हैं। अगर आपने हाल ही में फाइनेंशियल न्यूज़ सुनी हो तो आप जानते होंगे कि मार्च 2000 में शुरू होने वाले स्टॉक मार्केट क्रैश के पहले ही फाइनेंशियल सलाहकार कह रहे थे, लंबे समय के लिए निवेश करो, खरीदो और पकड़े रहो और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लो, यानी अलग अलग क्षेत्रों का कंपनियों के शेयर खरीदो। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद सलाह दे रहे हैं, लंबे समय के निवेश करो, खरीदो और पकड़े रहो और अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर लो। क्या आपको दोनों सलाहों में कोई अंतर नज़र आता है? अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप बिजनेस बना लें और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो फिर आप दूसरी संपत्तियों में निवेश शुरू कर सकते हैं।
अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है तो आप अधिकतर फाइनेंशियल सलाहकारों की बात मान सकते हैं, यानी बचत करो, म्यूचुअल फंड खरीदो, लंबे समय के लिए निवेश करो और डाइवर्सिफाई कर लो। परंतु अगर आपके पास सुदृढ़ फाइनेंशियल शिक्षा है तो आप इस जोखिम भरी सलाह पर नहीं चलेंगे। इसके बजाय आप वह कर सकते हैं जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने मुझे दी थी, यानी पहले अपना बिजनेस बनाओ। उन्होंने कहा था, अपना खुद का बिजनेस बनाना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अमीर डैडी ने यह भी कहा था कि जब आप अपना बिजनेस बना लें और आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे तो आप दूसरी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। अमीर बनने के दूसरे तरीके। अमीर डैडी कहते थे, चूँकि बहुत से लोगों के पास पर्याप्त फाइनेंशियल शिक्षा नहीं है, इसलिए वे बिजनेस नेटवर्क बनाने के बजाय अमीर बनने के कई दूसरे रोचक तरीके ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए, करोड़ों लोग अमीर बनने के लिए लॉटरी खेल रहे हैं या कड़ी मेहनत करके पैसा बचा रहे हैं, और कुछ लोग तो इन तरीकों का प्रयोग करके सचमुच अमीर बन जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वह तरीका खोजना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी तरह से काम कर सके। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा लोग अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलते हैं।